चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम बात कर रहे हैं आपके रीड सिलेबस से जो साइंस के टॉपिक्स हैं, बायोलॉजी के टॉपिक वाइज मैं आपको टेस्ट सीरीज़ इस चैनल पर प्रोवाइड करवा रहा हूं, ठीक है। और हम मानव तंत्र से संबंधित जो टॉपिक है उन पर डिस्कस कर रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है इसमें वो है रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, जिसमें मैंने आपको रक्त के बारे में क्वेश्चंस जो हैं अपलोड कर दिए हैं, रक्त वाहिनियों से संबंधित क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। और आज जो टॉपिक है वो हृदय, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आरबीएससी बुक से रिलेटेड। और टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, वहाँ से आप लिंक को ज्वाइन करें। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले मैंने 22 से 23 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं बायोलॉजी के टॉपिक वाइज, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी आघातों से बचाव हेतु हृदय के ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसका नाम क्या है, आपको बताना है। बाहरी आघातों से बचाव हेतु हृदय के ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, पेरिकार्डियम या मीजोडर्म। राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो आंसर होगा वो होगा पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम जो है एक आवरण होता है हृदय के ऊपर जो बाहरी आघातों से क्या करता है, हृदय की रक्षा करता है, ठीक है। और इसमें जो द्रव भरा होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल द्रव बोलते हैं इसको। मानव हृदय कितने कोष्ठक में विभाजित होता है? मानव हृदय कितने कोष्ठक में विभाजित होता है? ऑप्शन आपके सामने है, 1, 2, 3 या 4 कोष्ठक। तो जो मानव हृदय है वो कितने कोष्ठक में विभाजित होता है? 4 कोष्ठक में विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय के निचले 2 कोष्ठकों को किस नाम से जानते हैं? मानव हृदय के निचले 2 कोष्ठकों को किस नाम से जानते हैं? आलिंद, निलय, प्रकोष्ठ या विदर। राइट आंसर आपको देखना होगा। तो जो निचले 2 कोष्ठक होते हैं उनको हम निलय के नाम से जानते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? निलय बोलते हैं, जैसे बायां निलय और दायां निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाएं आलिंद व निलय के मध्य कपाट का नाम है। ये पूछ रहा है कि जो बायां आलिंद है और निलय, इसके बीच में जो कपाट होता है उसका नाम क्या है? त्रिवलनी, द्विवलनी, चतुष्वलनी या उपयुक्त सभी। लेफ्ट साइड के जो आलिंद और निलय की बात करें, जिसको इंग्लिश में आर्ट्रियल और वेंट्रिकल बोलते हैं, उनके बीच में जो वाल्व होता है, कपाट जो होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम फ्रेंड्स द्विवलनी कपाट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? द्विवलनी कपाट के नाम से जानते हैं। और द्विवलनी कपाट को हम माइट्रल वाल्व भी बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं? माइट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय कपाट से संबंधित सत्य कथन कौन सा है, आपको बताना है। मानव हृदय कपाट से संबंधित जो सत्य कथन है वो आपको बताना है कौन सा। ऑप्शन आपके सामने है, फर्स्ट जो है, ये निलियों में उपस्थित रक्त को पुनः आलिंदों में जाने से रोकते हैं। सेकंड ऑप्शन है, कपाट के खुलने से रक्त आलिंदों से निलियों में प्रवेश करता है। थर्ड ऑप्शन है, कपाट के खुलने व बंद होने से लब डब की आवाज़ सुनाई देती है। और फोर्थ ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। तो कपाट से संबंधित जो सत्य कथन आपको बताना था, तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा रीड करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सभी कथन क्या इसमें सत्य हैं? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? उपयुक्त सभी। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कॉकरोच में हृदय कितने कक्ष में बंटा होता है? कॉकरोच जो होता है, जिसको हम तिलचट्टा भी बोलते हैं, ठीक है, उसमें हृदय जो है कितने कक्ष में बंटा होता है? 11, 12, 13 या 14। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। तो जो कॉकरोच का जो हृदय है वो कितने कक्ष में बंटा होता है? 13 कक्ष में। कितने? 13 कक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नब्ज गति को किस धमनी में मापा जाता है? जो नब्ज गति है, जिसको पल्स रेट भी बोलते हैं अपने, ठीक है, या नाड़ी दर भी कह सकते हैं, इसको किस धमनी में मापा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, क्लाई की रेडियल धमनी में,
या ब्रोंकियल धमनी में, थर्ड है कोरोनरी धमनी में, या इनमें से कोई नहीं। नब्ज गति को किस धमनी में मापा जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा कलाई की रेडियल धमनी में। यानी कि जो कलाई में जो धमनी होती है उसका नाम है रेडियल धमनी। ये क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है कि जो कलाई में धमनी होती है उसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे रेडियल। तो रेडियल धमनी से हम क्या करते हैं, नब्ज गति को मापते हैं। ठीक है, वहीं पे हम ध्यान रखें कि जो ब्रैंकियल धमनी है इसमें हम किसका मेजरमेंट करते हैं, तो रक्तदाब का, बीपी का मेजरमेंट कौन सी धमनी में करते हैं, ब्रैंकियल धमनी में करते हैं। और जो कोरोनरी धमनी है ये हृदय को रुधिर और ऑक्सीजन की आपूर्ति में मदद करती है। कौन सी धमनी, कोरोनरी धमनी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का हृदय कहा जाता है, हृदय का भी हृदय किसे कहा जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है पेसमेकर, एनेनोड, दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो हृदय का भी हृदय किसको कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेसमेकर। किसको बोलते हैं? पेसमेकर को हृदय का भी हृदय कहा जाता है। पेसमेकर जो होता है इसको गति प्रेरक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हृदय की गति को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे नोड, ऐसे नोड पाया जाता है। तो ऐसे नोड कहाँ पाया जाता है, आपको ये बताना है। दायां लिंब में, बायां लिंब में, दाएं निलय में, या बाएं निलय में, कहाँ पाया जाता है ये ऐसे नोड? तो ये बाएं निलय में नहीं होगा, दाएं निलय में भी नहीं होता, बाएं आलिंद में नहीं होता। इसका जो राइट आंसर है वो है दाएं आलिंद में। ऐसे नोड कहाँ पाया जाता है? दाएं आलिंद में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हृदय के दाएं व बाएं भाग को अलग करने वाली संरचना है। हृदय के दाएं व बाएं भाग को अलग करने वाली संरचना का नाम बताना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है सीकम, सीरम, स्टर्नम, या सेप्टम। ध्यान से आप ऑप्शन को रीड करें और मेरे को फाइनल आंसर बताएं कि हृदय के दाएं व बाएं भाग को अलग करने वाली संरचना का नाम क्या होता है। तो हम जानते हैं कि सीकम जो है ये तो बड़ी आंत का एक भाग है, क्योंकि बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। यानी कि फर्स्ट भाग जो है बड़ी आंत का सीकम होता है। सीरम मैंने आपको बताया था कि अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अलग कर दिया जाता है तो जो शेष जो पदार्थ बचता है उसको हम सीरम बोलते हैं। स्टर्नम क्या चीज़ होती है? स्टर्नम हम वक्ष गुहा को बोलते हैं। ठीक है ना, वक्ष गुहा को हम स्टर्नम के नाम से जानते हैं। लेकिन अभी हृदय के दाएं व बाएं भाग को अलग करने वाली संरचना का नाम क्या है? तो आपका जो आंसर रहेगा वो होगा सेप्टम। उसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क में हृदय की गति या हृदय की धड़कन का माप होता है। जो वयस्क होते हैं, एडल्ट जो होते हैं, उनमें हृदय की धड़कन कितनी होती है आपको बतानी है, पर मिनट जो होती है। ठीक है, पर मिनट। ऑप्शन आपके सामने 150, 120, 72 या 60। तो जो भ्रूण होता है उसमें 150 होती है। ठीक है, बच्चा जो होता है छोटा उसमें 120 होती है, और 72 जो होती है ये वयस्क में। इसका जो आंसर हो क्या होगा, वयस्क में कितनी होती है? 72 होती है। और जो बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, ओल्ड एज जिनकी हो जाती है, ज़्यादा एज हो जाती है, उनमें कितनी होती है? 60 होती है। लेकिन वयस्क की बात करें तो 72 आएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा? 72, 72। हृदय के प्रकुंचन के कारण कौन सा दाब उत्पन्न होता है? हृदय के प्रकुंचन के कारण कौन सा दाब उत्पन्न होता है? ऑप्शन आपके सामने है सिस्टोल, डायस्टोल, टोकोफेरोल, या कोलेस्ट्रम। कौन सा दाब लगता है जब हृदय में प्रकुंचन होता है? यानी कि जब हृदय जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है जिसको हम कह सकते हैं, तो उसके कारण जो दाब उत्पन्न होता है, जो प्रेशर जो है, उसका नाम क्या होगा? तो उसका जो नाम होता है सिस्टोल। उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टोल बोलते हैं। वहीं हम बात करें जब हृदय जो है रिलैक्सेशन मोड में होता है, यानी कि शिथिलन पोजीशन में होता है, तो तब कौन सा प्रेशर लगता है? तब लगता है डायस्टोल। लेकिन अभी आपसे पूछा था हृदय के प्रकुंचन के कारण कौन सा दाब उत्पन्न होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? सिस्टोल रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आपके हृदय से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 से 4 वीडियोस आपके केवल रक्त परिसंचरण तंत्र के बन चुके हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, RBXC बुक से रिलेटेड होते हैं, ऑथेंटिक क्वेश्चन है।
इससे पहले 23 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, ये एक नेक्स्ट हो गया, यानी कि टोटल कितने हो चुके हैं, 24 वीडियोज़ आपकी बायोलॉजी की अपलोड मैं कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट तैयार है, वहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप वीडियो देख तो रहिए लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, इससे आपको क्या होगा कि जो नोटिफिकेशन है टाइम पर नहीं मिल पाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।